नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। कोरोना काल, उत्तराखंड बेहद बदहाल। बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। कोरोना की तीसरी लहर में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन यहां दूसरी लहर ही घातक बनी हुई है। उत्तराखंड में अभी दूसरी लहर का तांडव जारी है। तीसरी लहर के आने से पहले दूसरी लहर में ही बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। उत्तराखंड में बच्चों में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने अब चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं। मई महीना जहां मौतों के लिहाज से खतरनाक साबित हो रहा है, वहीं उत्तराखंड में 15 दिनों में 1700 बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं। अभी तक राज्य में 5000 से अधिक बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उधर कोरोना की तीसरी लहर भी बच्चों के लिए खतरनाक बताई जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि तीसरी लहर कितनी खतरनाक साबित होगी। मानसून सिर पर है और तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। इन दोनों से कैसे निपटेगी सरकार? और उत्तराखंड पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, ऐसे में बच्चों का कैसे रखे ख्याल? गांव के बच्चों को संक्रमण को लेकर कैसे जागरूक किया जाए, ये सारे सवाल के जवाब हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे। तो कोरोना को लेकर जो दूसरी लहर अभी चल रही है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार तीसरी लहर की बात कर रहे हैं और तीसरी लहर में यह कहा जा रहा है। नमस्कार। पूरा विश्व इस कोविड-19 अर्थात कोरोना बीमारी से जूझ रहा है और इस समय हम जो इसकी दूसरी वेव है उससे अगर आप सोचेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसने इस सेकेंड वेव ने हमारे देश जो भारत की अर्थात कहूँगा कि इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं जितनी एक्सपेक्टेड भी नहीं थी। हम सोचते थे कि हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है, ये है फर्स्ट वेव में जितना लाइट हमने लिया। अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वेव ने उतना ही हमें इसका एक घातक रूप बोले या विकराल रूप दिखाया, जिसमें हमारे बहुत लोग जान पहचान के मेरे हों या आपके हों, हमने उनको उनकी मौत हुई मैं कहूँगा। आज सेकेंड वेव के दौरान हम सबको पता चला कि थर्ड वेव की भी आने की संभावनाएं हैं, जो ये बताती है कि हमें जो गलतियां हमने करी उसको हम कैसे सुधार सकते हैं ताकि थर्ड वेव से बचा जा सके। थर्ड वेव का इसलिए भी इम्पोर्टेंस आ रहा है क्योंकि अभी तक जो फर्स्ट और सेकंड, ज़्यादा कहूँगा सेकंड जो मेन वेव थी, उसमें हमने देखा कि इम्पैक्ट जो रहा वो उस सेकंड वेव में ज़्यादातर एल्डरली और कोमॉर्बिड पेशेंट का रहा। वहीं जैसे ही थर्ड वेव का पता चला तो उसमें कहा गया कि उसका इम्पैक्ट बच्चों पे ज़्यादा होगा। रीज़न और सितंबर में उसकी आने की अपेक्षा या जो भी बताई गई, तो रीज़न ये था कि थर्ड वेव में बच्चों को क्यों जो संक्रमण होने के चांसेस हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि तब तक इम्यूनाइजेशन जो चल रहा है, जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा। उसका रीज़न ये नहीं कि गवर्नमेंट या वैक्सीनेशन 18 साल से कम में नहीं हो पाएगा। रीज़न क्या है कि अभी तक जो भी वैक्सीनेशन बन रहा है उसका जितना ट्रायल्स हुआ है या उसका सक्सेस रेट हुआ है वो अडल्ट्स पे हुआ है। वो बच्चों पे अभी तक ट्रायल्स या उसका जो सक्सेस रेट है वो हमें अभी तक उसका नहीं मिल पाया है। तो इसी बीच चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेश चावला और वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर नरेश चावला और आरबी उपाध्याय जी आपका। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब, तीसरी लहर कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? हेलो जी, आवाज मिल पा रही है डॉक्टर नरेश चावला जी? हाँ जी, मैं जवाब दूंगा। हाँ। देखिए, अभी तक किसी को नहीं मालूम कि तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, तो कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन क्योंकि हमने दूसरी लहर का कहर देखा है तो हमें बहुत ही सावधान होना पड़ेगा। पश्चिमी देशों के एक्सपीरियंस से लगता है कि क्योंकि कोरोना वायरस बहुत स्मार्ट होता है, वो वहां जाने की कोशिश करता है, अपने आप को बहुत तेजी से बदल लेता है जहां अभी तक कोई गया नहीं होता है। तो डर है हमें कि हमारे बच्चे जिनको कि हम अभी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब कोरोना वायरस अपने आप को इतना बदलेगा
कि शायद कहा जा रहा है कि शायद अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा और सब प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक जो वैक्सीन है हमारे देश में 18 साल तक के बच्चों के लिए नहीं पहुंची है, अभी तो उसके ट्रायल्स भी शुरू नहीं हुए हैं। तो उसके लिए बचने का एक ही तरीका है कि हम एडल्ट की वैक्सीनेशन इतनी अच्छी करें कि हम कोशिश करें कि हम इतने लोगों को कर दें कि उनको सबको हमें हर्ड इम्यूनिटी मिल जाए। वही एक तरीका है। और साथ साथ बच्चों के साथ एडल्ट्स भी और बच्चे भी सब मिलके जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो फॉलो करें। यही दो चीजें हमें बचा सकती हैं। नहीं तो जो हमने आज से 15 दिन पहले तक, जब तो हिंदुस्तान में थोड़ा हाल अच्छा हो गया है, लेकिन आज से तो 10 या 12 दिन पहले तक जो हम हाल देखते आए हैं, इतना बुरा हाल कि 4.25 लाख केसेस थे और हमारे सब ICU वार्ड सारे भरे पड़े थे, हर चीज की शॉर्टेज। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि हम तीसरी लहर को अपनी उसकी तैयारी भी करें और पूरी कोशिश करें लहर या तो आए ही ना, लहर आए तो बहुत ही कम आवेश वाली आए। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हाँ तीसरी लहर आनी कन्फर्म है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड को लेकर खासकर, क्योंकि वहां पर भौगोलिक स्थितियां जो हैं वो बिल्कुल अलग तरीके की हैं, पहाड़ है वहां पर और वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही बहुत ज्यादा अभाव है उनका। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के जो गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों की किस तरीके से देखभाल करें? देखिए, स्थिति शहरों में इतनी कठिन है तो गांव में कितनी कठिन होगी। इवन अभी भी हम देख रहे हैं जब दूसरी लहर के बीच में भी तो जो हमारे आफ्टर ऑल 60% इंडिया आज भी गाँव में रहता है। तो सोच के देखिए, और हमें भी पता चला है कि गाँव में टेस्टिंग की फैसिलिटीज और इलाज की फैसिलिटीज बहुत ही कम है। तो अभी अगर हम तीसरी लहर की बात करें तो हमें तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, जिसके लिए टेस्टिंग किट्स, अगर RT-PCR टेस्ट ना हो सके तो एटलीस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट का इंतजाम किया जाए। वहाँ हम अपनी छोटी टीम्स बनाएं, क्योंकि वहाँ हेल्थ वर्कर्स होते हैं, वो ENM और डाइज होती हैं, उनको ट्रेन करना शुरू करें। ऐसा ना हो कि जो गाँव में जो क्वैक्स बैठे हैं, जो नीम हकीम बैठे हैं, उनके हाथों अगर केस चढ़ गए तो केस खराब भी बहुत होंगे और मौतें भी बहुत ज्यादा होंगी। तो मेरे हिसाब से, और कुछ NGOs जो काफी डेडिकेटेड होती हैं वो भी वहाँ पे अपने आप को स्टेशन करें कहीं कहीं जाके। और तीसरा सबसे ज्यादा जो सरकार के अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं और सब सेंटर्स होते हैं, उनको रैंप अप किया जाए। तो देखिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडिंग का, उसको रैंप अप किया जाए। यही हमें करना पड़ेगा। और ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और देखते रहें कि क्या होने वाला है, ऐसा ना हो। डॉक्टर RV उपाध्याय जी, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि चीजों को रैंप अप करने की जरूरत है, उत्तराखंड में क्या लग रहा है कि चीजें वाकई जिस दिशा में जानी चाहिए क्या रैंप अप हो पा रही हैं? देखिए, जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है पवन जी, वहां की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो बड़ी कठिन और दुरूह है। और वैसे भी जो स्वास्थ्य का ढांचा है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में सफिशिएंट नहीं है आबादी के हिसाब से। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोरोना काल में देखा गया कहीं बेड नहीं मिल रहा, कहीं दवा नहीं मिल रही, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टरों की भी कमी नहीं है। आप देखेंगे कि डॉक्टर भी हमारे यहाँ इतने कम हैं कि वर्ल्ड की जो दूसरी कंट्री हैं वहां पर जिस पॉपुलेशन के हिसाब से जिस रेशो में डॉक्टर हैं, भारत में नहीं है। और जहां तक गांव का प्रश्न है, गांव में तो मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल भी जो हेल्थ का ढांचा है, जो मूलभूत सुविधाएं वो भी नहीं है। गांव में तो ये भी नहीं क्रोसिन की गोली भी मिल जाए। तो वहां पर आप देखेंगे कि अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो कुछ कर पाना सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर होगी। क्यों? इस कोरोना काल में हमने देखा है फर्स्ट वेव में गांव में नहीं फैला था, सेकंड वेव जिस तरीके से गांव में पहुंची है और सरकार जिस तरह से असहाय नजर आती है वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसी कंडीशन में जिस तरीके से सेकंड वेव में हम तैयार नहीं थे, अगर थर्ड वेव के लिए भी अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो समस्या गंभीर हो सकती है। क्यों? सेकंड वेव में जितना आप देखेंगे कि लोगों की मृत्यु हुई है, फर्स्ट वेव में उतनी नहीं हुई। यही कारण है कि सरकार भी चिंतित है। लेकिन
संक्रमण की दर जिस तरीके से बढ़ रही है, संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय सरकार के लिए भी है, हम सबके लिए है। और देखिए जो वयस्क हैं, एडल्ट है, वो फिर भी कुछ समझता है, कुछ प्रिकॉशन रखता है। बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों में उतनी समझदारी नहीं होती है। तो अगर ये बच्चों में फैलता है संक्रमण, तो उनसे कुछ उम्मीद करना बेमानी हो जाएगा। तो ये अभी भी टाइम है कि हम हाथ पर हाथ धरकर न बैठे रहें, जैसे कि फर्स्ट वेव के बाद हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे थे। हमें अभी से तैयारी करनी होगी, और तैयारी भी आखिरी व्यक्ति तक, यानी गांव के आखिरी व्यक्ति तक हमें स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना है। अगर संक्रमण फैलता है तो किस तरह कंट्रोल करना है, वो प्लान। देखिए सेकंड वेव में हमारे पास कोई प्लान नजर नहीं आया जी। और उसी का परिणाम है, आप देखेंगे पहले कहा गया कि भाई नहीं प्लाज्मा थेरेपी का कामयाब है, अब वो प्लाज्मा को हटा दिया गया। तो नए नए तरीके एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। और देखिए वायरस भी म्यूटेट हो रहा है पांडे जी, ये भी समझना पड़ेगा जी। वायरस बहरूपिया वायरस है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है। समय समय पर अपना बदलाव देखने को वायरस पर मिल रहा है, और जब कोई भी वायरस अपने आप में बदलाव करता है तो उसकी स्टडी होती है, और स्टडी के बाद ही फिर उसकी रोकथाम के उपाय होते हैं। और जब रोकथाम के लिए दवाएं या टीका इजाद किया जाता है तो उसकी भी स्टडी होती है कि उसके साइड इफेक्ट कितने हैं। आरबी उपाध्याय जी, कई चीजें जो हैं वो आपके सूबे में विरोधाभासी नजर आ रही हैं। एक तरफ कैबिनेट मंत्री भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि उनके सामने उनके कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। दूसरी तरफ शासकीय प्रवक्ता जो सुबोध उनियाल जी हैं, उनका बयान सामने आ रहा है, वो संकेत दे रहे हैं कि अब ग्राफ कम होना शुरू हो गया है, हम ढील भी दे सकते हैं। तो क्या बहुत जल्दबाजी नहीं हो रही? देखिए बहुत जल्दबाजी, और देखेंगे जिस तरीके से कुंभ हुआ था, कुंभ के समय पर इस तरीके से कहा गया था भी कोरोना इस पावन धरती पर नहीं आ सकता, और निर्बाध रूप से वहां पर लोगों को आने जाने दिया गया। एक बहुत बड़ा कारण कुंभ को माना जाता है। और आखिर में कोर्ट को कहना, जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तब जाके वहां पर कुछ बंदोबस्त वहां पर देखने को मिले। अदरवाइज तो सब भगवान भरोसे थे, सब राम भरोसे बैठे थे कि गंगा मैया है और गंगा मैया का पानी और गंगा मैया हम सबकी रक्षा करेगी। तो ये देखिए इस युग में 21वीं सदी में अगर हम भगवान भरोसे बैठे रहेंगे तो स्थिति कितनी भयावह होगी ये किसी से छुपा नहीं है। आज उत्तराखंड में गांव के गांव प्रभावित हैं। भगवान ने भी विवेक दिया हुआ है, अगर भगवान भरोसे बैठना है तो अपने विवेक का इस्तेमाल किया जाए। देखिए विवेक का इस्तेमाल किया जाए, संसाधन है उसका इस्तेमाल किया जाए, और जो साइंटिफिक एविडेंस है उसको इग्नोर न किया जाए। ठीक है आरबी उपाध्याय जी, मैं लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर साहब, अब ये जो तीसरी लहर का खतरा है ये भी मंडरा रहा है, दूसरी तरफ मानसून भी सिर पर है। ऐसे में जो स्थितियां हैं वो कितनी चैलेंजिंग हो जाती हैं आपके विभाग के लिए, आपके महकमे के लिए? डॉक्टर्स किस तरीके से टैकल करेंगे? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे ही मानसून आता है, जो कोरोना के आने, कोविड-19 के आने से पहले भी हम कई सालों से कई बीमारियां देखते आए हैं। जैसे ही मानसून आता है, जैसे डेंगू या चिकनगुनिया या मलेरिया या वायरल, ये सब उछाल मारते हैं। तो बस ये तो सच्चाई तो यह है कि हमें अपने सावधानी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें कोई अलग सावधानियां नहीं है। उसके लिए भी सावधानियां वही हैं। सबसे अच्छी सावधानी वही है कि हम अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, और कोरोना के लिए वही जो 5 एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं वो न केवल हमें कोरोना से बचाएंगे, वो हमें मच्छर से भी बचाएंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वही घर से बाहर ना निकलना, और जब भी निकलना, और घर से बाहर बेवजह ना निकलना, जब भी निकलना तब मास्क के साथ निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजेशन, और अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना। मच्छर के बचाव अलग हैं, डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए उसके लिए जो भी जिस भी इलाके की म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो अपनी सावधानियां खुद रखें, पानी को जमा ना होने दें। तो ये कुछ सावधानियां बरती जाएं तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कि हमारे देश में लोग बहुत जल्दी पैनिक मचाते हैं। जैसे 2-3 दिन में ब्लैक फंगस के केस ज्यादा आए तो कुछ मीडिया फ्लेयर अप हो गया, एकदम दहशत बढ़ गई। पहली बीमारी खत्म नहीं होती, दूसरी बाद में आ जाती है। तो पता चलता है कि जो दूसरी बीमारी जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक फंगस था वो इतना खतरनाक नहीं था, वो सिर्फ अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स में होता था। तो उसी तरीके से हम कहेंगे कि सावधानी जरा बरती जाए,
और आपके चैनल से मैं लोगों को आश्वासन दूंगा, इफ ओनली हम कुछ सावधानियां ढंग से बरत लें तो हम बीमारी से बहुत आसानी से बच सकते हैं। तो नो पैनिक, बट सावधानियां अच्छे से बरती जाएं, इसका यही इलाज। तो डॉक्टर साहब, अभी जो प्रोग्राम आपका ये देख रहे हैं लोग, उनको क्या आप इस समय संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों के लिए खासकर किस तरीके का वो ख्याल रखें, क्योंकि पहाड़ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का वैसे ही अभाव है और बताया जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्योर से पहले वो क्या प्रिवेंशन कर लें? सबसे पहला तो ये है, जब जो हमने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं, वो बच्चों से पहले बड़ों के लिए लागू है। अगर बड़े यानी कि अडल्ट घर के बड़े इस चीज को फॉलो करेंगे तो बच्चे भी फॉलो करें। दूसरा, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखो, बच्चों में अभी तक जो हम देखते आए हैं, छोटे बच्चों में अभी तक जो बीमारी आती है वो बहुत ही काफी माइल्ड डिजीज होती आई है। तो बच्चों को अब बचाने के लिए सबसे पहले उनको, जो हम आज तक देखते आए हैं शहरों में कि लोग, बच्चे आजकल जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उनको उससे उनकी जो अंदरूनी शक्तियां, इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। अगर यही एक चीज सुधार दी जाए, बच्चों को सिखाया जाए, छोटे बच्चे को जो इन्फेंट है उसको ब्रेस्ट फीड पे रखा जाए 1 साल तक, और उसके जो बड़े बच्चे हैं उनको दिखाया जाए कि बच्चे को जंक फूड खिलाने की बजाय, जो हम टीवी वगैरह पर देखते हैं कि वो नूडल्स खाते हैं और ये अटरम पटरम मोमोज खाते हैं, इसके अलावा उनको सिंपल हरी सब्जी, दाल और फल और दूध खिलाने की आदत दी जाए तो मेरे हिसाब से हमारे बच्चे काफी तंदुरुस्त भी होंगे और न केवल वो कोविड-19 से लड़ पाएंगे और दूसरी बीमारी से लड़ने की भी उनकी अंदरूनी क्षमता बढ़ेगी। और तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है कि बच्चों को, जैसे कि हमने जो आउटडोर प्ले है, जैसे बच्चे एक दूसरे से खेलते थे, हम उसको वो डिस्करेज करके उनको घर के अंदर रखा जाए और बच्चों को घर के अंदर रखते हुए उनको किसी छोटे इंडोर गेम्स में जो आपस में लुभा के रखा जाए, उसमें उनको थोड़ा सा वो बाहर भी नहीं जाएंगे और बीमारी फैलने का डर भी से भी बचेंगे। तो यही कुछ उपाय हैं। और तीसरा तो हमने कहा ही है कि हमें अपना वैक्सीनेशन को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन ही एक ओवरऑल कवर है, जो हम समझते हैं कि अगर हमने, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये नवंबर दिसंबर पे पूरा कवर कर लेंगे, तो थोड़ा सा इसको ऊपर उठाया जाए और डेली कम से कम, अभी तो ऑलमोस्ट 15-20 लाख वैक्सीनेशन डेली हो रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ा के अगर सरकारें और जो बाहर से जो ग्लोबल टेंडर्स प्लेस किए जा रहे थे और बाहर दूसरी वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस किया जाए, हमें डेली 80 लाख to 1 लाख वैक्सीनेशन डेली करनी चाहिए। विदेशों में ये हुआ है, हमारा देश भी ये कर सकता है और हमें टॉप प्रायोरिटी बना के अगर हम अपनी जनता को इतना कवर, 60% जनता को कवर कर दें तो एडल्ट भी बच जाएंगे और बच्चे बच जाएंगे। इससे हमें एक जो इम्यूनिटी होती है, हर्ड इम्यूनिटी, झुंड की इम्यूनिटी मिल जाएगी, उससे सब बच सकते हैं। ठीक है। आरपी उपाध्याय जी, पहाड़ को लेकर जिस तरीके के हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर है, आज भी मैं पढ़ रहा था, एक गांव है भंग्युल, वहां पर 2 महीने पहले जो पुल बनाया गया था वो ढह गया और उसका जो संपर्क है उस गांव का पूरी दुनिया से कट गया है। ऐसी स्थितियों में एक तरफ मानसून आने को तैयार बैठा है, दूसरी तरफ तीसरी लहर आने को तैयार बैठी है, दूसरी लहर से निपट नहीं पा रहे, राजनीतिक इच्छा शक्ति को कितना प्रबल होना चाहिए? देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रबल होगी पवन पांडे जी, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अगर हम भगवान भरोसे और सरकार ही भगवान भरोसे बैठ जाएंगी तो जनता का क्या हाल होगा, ये किसी से छुपा नहीं है। और देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड का प्रश्न है पवन जी, वहाँ की भौगोलिक स्थितियां को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लान बनाने पड़े जी, और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए और बादल फट जाए, तब भी किस तरीके से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हम गांव तक पहुंचा पाएं। तो देखिए, प्लान के तहत अगर काम होंगे तो सब कुछ संभव है। ऐसा नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं मानता मैं, और आशावादी अपना एक दृष्टिकोण रखता हूँ। इस कोविड काल में अगर ज्यादा दिक्कत है तो अव्यवस्था से ज्यादा है। जैसे कि अब टीकाकरण की बात हम करें तो पहले 45+ वालों का होगा, फिर 18+ वालों को भी कह दिया गया, लेकिन उतनी डोज हमारे पास नहीं है। अब लोग जाते हैं, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, या मान लो 500 आदमी रजिस्ट्रेशन कराया और वो वहाँ गए, पता लगा वहाँ पर लाइन भी लगाई उन्होंने तो वैक्सीन तो मिली नहीं, वहाँ से कोरोना वायरस और लेके आ गए, क्योंकि वहाँ कोई ये श्योरिटी नहीं है कि सब लोग टेस्ट करवा के जा रहे हैं।
RT-PCR टेस्ट वो कोविड पॉजिटिव नहीं है। तो वहाँ जब जो भी लोग हैं कुछ कोविड पॉजिटिव भी होते हैं और वो लोग संक्रमण को फैला रहे हैं। बल्कि अस्पतालों में पीछे साइंटिस्ट ने कहा था, शायद डॉक्टर नरेश चावला जी उससे सहमत हों, कि वैक्सीनेशन सेंटर अस्पताल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में सबसे ज्यादा कोरोना का वायरस होता है और उस कोरोना वायरस के बीच में अस्पताल को ड्यूटी वैक्सीनेशन की लगाना और लोगों का वहां पर जाना वो कहीं ना कहीं एक खतरनाक साबित होता है। और उसके बाद फिर कुछ शिफ्टिंग भी हुई कि बजाय उसके स्कूलों में या दूसरी जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। तो वैक्सीन अभी उतनी मात्रा में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हुई है। तो हम कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि भी हम अपनी जो भी वयस्क जनसंख्या है उसको ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो वैक्सीन का जहां तक प्रश्न है, अब आगे कहा गया है कि भी ग्लोबल टेंडर भी जारी किए जाएंगे और बाहर से मंगाई जाएगी, दूसरी जो वैक्सीन है उनके लिए भी खोला जाएगा। तो वो कितना कामयाब होता है? देखिए, एक होता है जब भी कोई लड़ाई है और दुश्मन बहरूपिया है तो हमें कई फील्ड पर काम करना पड़ता है, प्लान ए और प्लान बी। अगर वैक्सीनेशन नहीं होता, मैं सुन रहा था डॉक्टर नरेश चावला को, वो एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड के और वो ज्यादा बेटर उन सब चीजों को समझते हैं और दर्शकों को बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। तो मेरा कहने का जो पर्पज है कि प्लान बी भी होना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन नहीं हो पाया तब हमें क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो हमें बिल्कुल तैयार रहना होगा और सरकार अगर सतर्क होगी और पूरी प्लानिंग के साथ, देखिए एक तो लड़ाई बिना प्लानिंग के लड़ी जाए तो उसमें हार ही होगी, जीतना असंभव होगा। बाई चांस जीत हो जाए एक अलग बात है, लेकिन प्लान के साथ अगर हम लड़ेंगे तो डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि हम जीतेंगे। ठीक है जी, ठीक है डॉक्टर नरेश चावला जी, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे आरबी उपाध्याय जी बता रहे हैं कि जो एक प्लान्ड वे में लड़ाई लड़ी जाती है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, ऐसे में आपका किस तरीके से, क्योंकि विशेषज्ञ आप हैं, अच्छी तरीके से आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से रोड मैप होना चाहिए अगर हेल्थ डिपार्टमेंट और सरकार के जनप्रतिनिधियों के बीच, मंत्रियों के बीच एक अच्छा सामंजस्य होगा तो बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे? देखिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना वंस इन ए सेंचुरी टाइप वाली एक इमरजेंसी है। इट इज ए नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और न केवल ये नेशनल है, ये एक वर्ल्ड हेल्थ पब्लिक इमरजेंसी है। दूसरा, इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं अच्छे तरीके से, हमारा जो बजटरी हेल्थ आउटले बहुत ही कमजोर है, हार्डली 1%। उसके तहत हम हमेशा देखते आए हैं कि हमारा पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम हमेशा कमजोर रहा है। उसके साथ कुछ ना कुछ प्राइवेट का चलता रहता है, उसके भी अलग क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता रहता है। तो उसके लिए अब मिलजुल के किया जाए? हमारे हिसाब से नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़ी NGO डॉक्टरों की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, 3.5 लाख डॉक्टर्स लगे हुए हैं, साथ में दूसरी NGO, साथ में फ्रंट लाइन वर्कर्स, ये सबको मिल के एकजुट काम करना पड़ेगा। हम तो देखते हैं कि इवन जो पॉलिटिकल इनकोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा है कि कोई कुछ कह रहा है तो उसको काट रहा है। तो मेरे हिसाब से पब्लिक ओपिनियन ऐसा बनना चाहिए, आप जैसे मीडिया के चैनल से, कि लोग ऐसी गलती ना करें। हमें देखने को मिलता है सरकार, सेंटर कुछ कहता है, स्टेट कुछ कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी ए टोटल वन। जब बचाना है देशवासियों को, कोरोना से लड़ना है, कोरोना पे विजय हासिल करनी है, तो हमें एकजुट करना पड़ेगा। इसमें अगर हम थोड़ा इफन बट करते रहेंगे तो हमेशा दिक्कतें आएंगी। क्रिटिसिज्म कैन बी देयर, बट क्रिटिसिज्म शुड नॉट बी देयर फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म होना चाहिए बेहतरी के लिए, और बेहतरी के लिए, और बेहतरी के लिए। अगर हम इस सोच से काम करें, आज भी अगर हम जुट जाएं, तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उपाध्याय पूछ रहे थे कि अगर हम वैक्सीनेशन ना कर पाए तो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर हम वैक्सीनेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर तो ले दे के हमारे पास बचाव एक ही क्या है, विच इज आवर सोशल वैक्सीन टैक्सेंस की हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों चीजों को आजू बाजू चलना पड़ेगा। लोगों को अपना बचाव, मैंने कई देशों में देखा है, न्यूजीलैंड, ताइवान, जापान,
इन लोगों ने कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की शैली को अपना लिया है। हमारे देश में अभी भी 14-15 स्टेट्स में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन ये लॉकडाउन थोड़े से लूज हल्के लॉकडाउन है जो लास्ट ईयर हमने मार्च अप्रैल में लगाया था। तो मेरे हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं, लॉकडाउन चाहे ऐसा ही लगा रहे, नेशनल लॉकडाउन जो हम शुरू में काफी कहते आए हैं वो नहीं लग पाया, तो शायद उसकी अब जरूरत कम होगी। फिर इन लॉकडाउन को थोड़ा इफेक्टिव बनाया जाए और लोग बाग इस शैली को स्वेच्छा से स्वीकार करें, साथ में वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट अपना कोशिश करे। ये सब एफर्ट कोऑर्डिनेट होके होंगे तब जाके हम सफलता पा पाएंगे। अदरवाइज तो जो हमने आज से 2 हफ्ते पहले वो हाल देखा हिंदुस्तान की जनता का, हर घर में ये था कि लोग तड़प रहे थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ऐसी एंजाइटी दोबारा ना हो, उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें एकजुट मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अब बच्चों के ऊपर बार बार टारगेट किया जा रहा है, क्या बच्चों के लिए जल्द ही हमारे देश में कोई वैक्सीन का कोई काम चल रहा है? क्या जल्द हमें कोई वैक्सीन देखने को मिल सकती है? देखिए, कोवैक्सीन वैक्सीन के लिए, कोवैक्सीन जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन है, उसके लिए बच्चों का ट्रायल अप्रूव कर दिया गया है और सुना गया है कि अगले हफ्ते 10 में शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ये ट्रायल है, ये फेज 3 ट्रायल होगा और इसके लिए अभी तो उसके रिजल्ट आने में महीना या कुछ समय और लग सकता है। इसको भी रैंप अप किया जाए, तेजी से किया जाएगा। लेकिन फिर भी हर हालात में जो विदेशी वैक्सीन हैं, कुछ जो कि मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन है, वो उन्होंने 12 साल तक के बच्चों के लिए अप्रूव कर दी गई है। लेकिन हमारे देश में अभी ये नहीं हुआ है, तो हमारे पास तो एक ही हल रह गया है कि हम हर्ड इम्यूनिटी के लिए कोशिश करें। इसलिए अडल्ट को ज्यादा लगाया जाए, इसी से बच्चों को थोड़ा सा इम्यूनिटी मिल पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला और आरबी उपाध्याय जी इस चर्चा के लिए, टीवी 100 से जुड़ने और बात करने के लिए। तो जिस तरीके से बच्चों के लिए महामारी में, इस कोरोना महामारी में संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, उसको लेकर बताया जा रहा है कि सरकार वैक्सीन के लिए, बच्चों के लिए भी लगातार आगे बढ़ रही है। अब ये कहां पर जाकर कब हमको कामयाबी मिलती है, ये एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।